एक बार तेज़ी से उन पॉइंट्स को देखेंगे इस वीडियो में जो अक्सर आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाते या अच्छा उत्तर नहीं लग पाते हो। समझने का प्रयास करिएगा बहुत तेज़ी से। मेन थिंकर्स, उनके क्या मेन पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने हैं। बहुत ज़्यादा इंटरनली घुसने की आवश्यकता नहीं है। थिंकर्स ने क्या मेन बातें कही हैं, उनकी बातों में क्या मुख्य मुख्य निर्धारक तत्व हैं और नीति शास्त्रीय दृष्टि से क्या उनके सिद्धांतों में टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ को, जो टर्म्स हैं, उनको आपको यूज़ करना है। बस इतना ही करना है, ठीक। बाकी जवाब आप अपने से लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि अरस्तु का लिख रहे हो या कांट का लिख रहे हो तो उन्हीं की भाषा में लिखना है। जब आप टर्म्स समझ जाओगे क्या क्या टर्म्स उन्होंने यूज़ किए हैं तो आप उसे अपने तरीके से इलेबोरेट कर लोगे, ठीक है। बाकी मेन क्या उनकी थिंकिंग थी उस चीज़ को लेकर, उस टर्म को लेकर के, सत्य को लेकर या धर्म को लेकर के, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सबसे तेज़ी से भागवत गीता की। सबसे पहले बात करेंगे नैतिकता का सिद्धांत। अगर जितने भी नीतिशास्त्रीय सिद्धांत हैं, टर्म्स हैं, वो आपको भगवत गीता में उसका यूज़ मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, नैतिकता का आधार कर्तव्य पालन और निष्काम कर्म है। नैतिक दुविधा का अगर सबसे ज़्यादा आपको कहीं पर अच्छा उदाहरण मिलता है तो महाभारत में ही मिलता है। भीष्म पितामह हो गए, अर्जुन हो गए, उनके पास भी नैतिक दुविधा थी। एक तरफ धर्म का और अधिकार का साथ था, तो दूसरा क्या था कि अपने ही पितामह, अपने ही भाई बंधुओं से लड़ाई लड़नी थी, तो ये एक नैतिक दुविधा थी। इसी तरह भीष्म पितामह के पास नैतिक दुविधा थी। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, पूरे सभा में सबके साथ यही थी नैतिक दुविधा। तो उस समय सर्वश्रेष्ठ क्या है, धर्म, उसका चुनाव न करना और करना, ये दोनों ही बताता था कि कौन धार्मिक है, कौन अधार्मिक है। मतलब उसने डिसाइड किया कि कौन पापी है, कौन पापी नहीं है। इससे यह डिसाइड किया भगवान कृष्ण ने, अर्थात ईश्वर ने, जो कि निर्णायक होता है कि कौन उचित है, कौन अनुचित है, जो कि एथिक्स का मोरल जो पॉइंट है, जो एथिक्स का जो कर्तव्य है, एथिक्स का जो काम है, वो निर्धारण करना है क्या सही है क्या गलत है। तो भगवत गीता की बात करें तो नैतिकता का आधार कर्तव्य पालन और निष्काम कर्म बताता है। अर्थात काम करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म, फल की चिंता करके कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं आप वो काम करने में आपके अवरोध उत्पन्न होगा ही होगा। दूसरा है, फल की इच्छा के बिना कार्य करने को सर्वोत्तम माना गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, अच्छा कर्म का अच्छा फल, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम, बुरे कर्म का बुरा परिणाम। तो एथिक्स के जब हम आयाम पढ़ रहे थे उस समय हमने चर्चा की थी इस बात की। आत्मसंयम, स्थिर चित्त और आत्मबोध से नैतिक जीवन संभव होता है। आत्मसंयम रखने से, स्थिर, ये सब किसके ज्ञान है, भगवत गीता के। ये सब आपको याद रखने, पॉइंट में लिख देना है कि भगवत गीता के जो मूल तत्व हैं नैतिकता के लिए, वो क्या बताए गए हैं। आत्मसंयम, स्थिर चित्त और आत्मबोध से नैतिक जीवन संभव होता है। आदर्श लोक सेवक वह है जो अर्जुन की तरह संशय दूर करके धर्म आधारित निर्णय करे। अब ये संशय को दूर कैसे करता है, गुरु के माध्यम से। मतलब कोई ना कोई माध्यम जरूर बनता है, प्रश्न पूछता है वो अपने, ऐसा नहीं कि वो मन में रखता है ये सब चीजें। अगर उसके सामने कृष्ण न होते तो निश्चित रूप से वो या तो युद्ध करता या न करता, वो अपने से निर्णय ले लेता। लेकिन वहां चूंकि कृष्ण मौजूद थे इसलिए उसने उनसे सवाल पूछे और भगवान कृष्ण ने उसका सटीक जवाब दिया। अंततः उसकी दुविधा दूर हुई। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करता ही व्यक्ति। आप लोग प्रशासक के रूप में भी गीता को एक गुरु के रूप में देख करके उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। सभी सवालों के जवाब गीता में मिल जाते हैं। तो आदर्श लोक सेवक वह है जो अर्जुन की तरह संशय दूर करके धर्म आधारित निर्णय करे। गौतम बुद्ध। दूसरा, 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग नैतिकता का आधार है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है।
और इनको नैतिकता का आधार बनाया गया। मतलब किसी को अगर नैतिक जीवन जीना है पूर्णतः, तो उसको 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, इनको हम अभी देखेंगे। पहले और भी देख लेते हैं अवधारणाएं गौतम बुद्ध की। जो गौतम बुद्ध का दर्शन है, मुख्य मुख्य बातें, करुणा अर्थात कंपेशन और अहिंसा सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं। करुणा मतलब क्या होता है, कंपेशन क्या होता है? देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक सहानुभूति होती है, एक होती है समानुभूति, और तीसरी होती है कंपेशन या करुणा। ये तीनों की डिग्रियां अलग अलग हैं। मतलब अगर एक सीढ़ी बनाई है, सबसे निचला पायदान होगा सहानुभूति का, ठीक है, सिंपैथी का। दूसरा पायदान होगा इम्पैथी या फिर समानुभूति का। और तीसरा जो पायदान सबसे उच्च पायदान जो होगा, वो होगा करुणा का, कंपैशन का। सहानुभूति में क्या होता है, किसी गरीब को देख करके, मान लीजिए कोई गरीब है, असहाय अवस्था में है, उसको देखकर आपको उससे उसके जो कष्ट है उसको देखकर दया आ जाती है। ठीक है, दया आ जाती है आपको, इसको कहेंगे सहानुभूति। इससे ऊपर आएगी समानुभूति। आप उसके कष्ट को, उसकी दयनीय स्थिति को अपने ऊपर लागू करते हो, अपने आप को उसके स्थान पे रख करके सोचते हो। इससे क्या होता है, वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इसको कहेंगे समानुभूति, सम अनुभूति, उसके समान अनुभूति करना, उसके कष्ट को वास्तव में अनुभव करना। और प्रशासन में यही सबसे आवश्यक है कि जरूरतमंद जो है, जो लाभार्थी है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको अगर आप महसूस करने में कामयाब हो रहे हैं, तभी आप उसके कष्ट का निवारण कर सकते हैं, तभी वास्तविक रूप से आप उसका कल्याण कर सकते हैं। तीसरा है करुणा। करुणा में क्या है, इन दोनों का भाव तो है ही, एक और जो भाव आता है उसकी मदद करने का। ठीक है, अर्थात करुणा में क्या करते हो आप उसकी हेल्प, ऐसी हेल्प करते हो कि वो आत्मनिर्भर बन जाता है, उसका ये कष्ट दूर हो जाए, ऐसी आप उसकी हेल्प करते हो। ठीक, तो आप इसको एक उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिंपैथी मतलब उससे सिंपैथी, उस पर दया करके उसको 1-2 रुपए आपने दे दिया एक भिखारी को। ठीक, ये सिंपैथी हुई, चलो आपको दया आई उसके ऊपर। अन्यथा आप मार्ग भगा देते हो उसको, भाग भाग, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। इसका मतलब उनको सिंपैथी भी नहीं है, वो किसी चरण जीरो पे है वो। अगला जो चरण है इम्पैथी, आपने उसको 500 रुपये निकाल कर दे दिए उसके कष्ट को समझते हुए, कुछ दिन उसका काम चल जाएगा उससे। लेकिन करुणा में क्या होगा, आप उसे रोजगार दे दोगे, मतलब उसका कष्ट ही पूरी तरीके से आप हर लोगे उसको रोजगार दिला करके। तो ये 3 चरण हैं, और तीनों चरणों में कार्य जो है अलग अलग आपने देखे। ठीक, और इसके अलावा अहिंसा, हिंसा न करना, सार्वभौमिक नैतिक, ये सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं, हर जगह इनका विद्यमान रहना आवश्यक है किसी भी समाज में। सम्यक दृष्टि, वाणी अर्थात सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका नैतिक आचरण के आधार स्तंभ हैं। मतलब ये सब सम्यक होने चाहिए, सही होने चाहिए, उचित होने चाहिए, अर्थात नैतिक होने चाहिए। मध्यम मार्ग, एक्सट्रीमिस्ट से जो दूर संतुलन, मतलब न तो जैसे कि आपने व्रत रखा और पूरी तरीके से अपने शरीर को कष्ट देना शुरू कर दिया, वो भी सही नहीं है। और पूरा भर भर के खाने लगे, व्रत के नाम पे भोजन चल रहा है, वो भी अति है। बीच का रखना, मतलब थोड़ा थोड़ा लेते रहना, फलाहार जिसको कहते हैं, ये मध्यम मार्ग ही है। तो जीवन के हर क्षेत्र में इसको अप्लाई करना, मध्यम मार्ग को। अतिवादी न बनना, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो अति किसी की चीज सही नहीं होती। वो मध्यम मार्ग के लिए सबसे बढ़िया, अगर आपको दोहा कहीं मिलता है तो यही मिलता है। तो मध्यम मार्ग प्रशासकीय नीति निर्धारण में मार्गदर्शक है। मध्यम मार्गी होना चाहिए एक प्रशासक को। कैसे, आगे हम अप्लाई करेंगे उदाहरणों में इसको। फिलहाल सबसे पहले 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स, और अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। ये मूल आधार हैं।
ठीक, अष्टांगिक मार्ग 4 आर्य सत्यों में जो अंतिम प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके निवारण का मार्ग बताता है। आइए देखते हैं क्या है। इन्हें स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश, जो कि सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र या धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, उसमें बताया था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य मानव को दुखों से मुक्ति दिलाना है, और दुख है उसका कारण है, और उसका निवारण कैसे होगा, तो अष्टांगिक मार्ग उसके लिए बताया गया है। 4 आर्य सत्य क्या है? सबसे पहली दुख। दुख है, दुख मौजूद रहेगा, जीवन का सत्य है दुख। तो जीवन में दुख है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग आदि सभी दुख है। दूसरा दुख समुदाय, दुख का कारण है, जिसे लोभ, इच्छा, मोह, तृष्णा जिसको कहा गया। यह इच्छा पुनर्जन्म का कारण बनती है। यह इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। व्यक्ति बार बार इस लोक में आता है। ठीक, क्यों? क्योंकि शरीर आत्मा का लोभ छोड़ नहीं पाती है। हालांकि आत्मा की अवधारणा नहीं है इसमें, हम आपको समझाने के लिए केवल कह रहे हैं। दुख निरोध, यदि तृष्णा का, आत्मा मतलब तृष्णा को छोड़ नहीं पाता है ये शरीर, ठीक, और इसी वजह से बार बार जन्म लेता है। दुख निरोध, यदि तृष्णा का अंत हो जाए तो दुख का भी अंत हो सकता है। यही निर्वाण है, अर्थात दुख से पूर्ण मुक्ति। यदि तृष्णा का अंत हो जाए, माया मोह लोभ का अंत हो जाए, तो ये दुख निरोध इसको कहा गया। चौथा जो आर्य सत्य है वह है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख के निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, और यहीं से अष्टांगिक मार्ग निकला है। जो मध्यम मार्ग है, न तो भोग में लिप्तता और न ही कठोर तप, दोनों के बीच में रहना, मतलब थोड़ा उपभोग करना और थोड़ा जो है तप भी करना, दोनों साथ साथ करने को माध्यम मार्ग कहा गया है, जो हमने आपको शुरुआत में कहा। अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो बुद्ध ने 8 अंगों वाला यह मार्ग बताया, जिससे दुखों का अंत और निर्वाण संभव है, अर्थात तृष्णा से मुक्ति संभव है। ये 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। इनको 3 भागों में इसी तरीके से लिखिएगा अगर पूछेगा एग्जाम में तो। पहला है प्रज्ञा, ज्ञान, विजडम में कौन कौन से आते हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये दोनों किसमें आते हैं? विजडम, प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य सत्यों को पूरी तरीके से समझना। सम्यक दृष्टि रहेगी, आप तभी समझ पाएंगे इन मार्गों को जब आप उचित अर्थात एथिकल वे में उसको समझेंगे, नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में इसको समझेंगे। ठीक, केवल ज्ञान केवल देखने के लिए और 4 आर्य सत्यों को पढ़ने के लिए नहीं समझेंगे। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, अहिंसा, त्याग और करुणा से युक्त संकल्प रखना, तभी आप इन मार्गों पे चल पाएंगे। दूसरा है शील, शील के अंतर्गत सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, ये 3 आते हैं। ठीक है, तो सम्यक वाक अर्थात असत्य, कठोर, व्यर्थ और निंदा भरे वचनों से बचना, अर्थात प्रिय वचन बोलना। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, हत्या, चोरी, व्यभिचार से बचना, अर्थात बुरे कर्मों से बचना। सम्यक आजीविका, ऐसा जीविकोपार्जन जो किसी को हानि न पहुंचाए, अर्थात चोरी न करना, चोरी डकैती ये सब न करना, ऐसी आजीविका न कर, या गुटखा दारू पान न बेचना जिससे दूसरे के स्वास्थ्य को नुकसान हो। ठीक है, ड्रग्स वगैरह न बेचना आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो। समाधि, समाधि के अंतर्गत सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 3 आते हैं। तो 3 3 6 2 8, 8 मार्ग हो गए। सम्यक व्यायाम इसके अंतर्गत आता है, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को दूर करना और शुभ विचारों को बढ़ाना, इसका अभ्यास करना है। सम्यक स्मृति, शरीर, मन, भावना और धर्म पर सजग रहना है, अर्थात अपने मन में अच्छी चीज़ें याद करना है, अच्छी चीज़ों को सोचना है। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान के माध्यम से चित्त को एकाग्र करना है। ये 8 मार्ग हैं जो दुखों से हमें दूर कर सकते हैं, तृष्णा से दूर कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा है कि इन्हीं 8 मार्गों पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। महावीर जैन दर्शन में अब आते हैं, अभी तो बौद्ध दर्शन हो गया। पंच महाव्रत की बात कही गई इसमें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये नैतिक मूल्य हैं जैन दर्शन के। ठीक है, और अहिंसा की बात करें तो बौद्ध धर्म से ज़्यादा कट्टर है जैन धर्म अहिंसा के मामले में, मतलब मच्छर भी मुंह में न जाए, 5 बजे ही मतलब कि दिन ढलने के पहले ही भोजन कर लेना है। ठीक, झाड़ू लगाते समय मुंह अपना जो है मास्क लगाना है मुंह में, ताकि
कीड़े मुंह में न जाएं, ठीक, बैक्टीरियाज तक की अगर रक्षा हो सकती है तो वहां तक जैन धर्म कट्टर है अहिंसा के मामले में। बौद्ध धर्म हमने जैसा कहा मध्यम मार्गीय है। तो पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य मतलब आप जानते हैं, ये पंच महाव्रत हैं जो नैतिक जीवन के आधार हैं जैन धर्म के अनुसार। अनेकांतवाद, सत्य बहु परिप्रेक्षात्मक है, इसलिए विचारों की विविधता को सम्मान देना चाहिए। मतलब कोई भी अगर बात है, कोई तथ्य है, तो वो जैसा दिखाई पड़ रहा है हो सकता है वैसा ना हो, उसके पीछे और कुछ सत्य हो। तो जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं उतने डायमेंशंस में उस सत्य का पता लगाना चाहिए, उसकी खोज करना चाहिए, ताकि उसके पीछे जो नैतिक अनैतिक कारण है उसका पता लगाया जा सके। हो सकता है कि जो हमें अनैतिक दिख रहा हो, अनैतिक हो ना, वो नैतिक हो, उसके पीछे कुछ नैतिक कारण हो। और हो सकता है जो नैतिक दिख रहा हो पूर्णतः नैतिक न हो, उसके पीछे कुछ अनैतिक कारण हो। तो अनेकांतवाद, अपरिग्रह, सीमित संसाधनों में जीवन, पद और लाभ के प्रति अनासक्ति। सीमित संसाधन मतलब ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा संग्रह न करना, जितना जरूरत हो उतना ही संग्रह करना। जैन दर्शन से प्रशासक में सहिष्णुता, संतुलन और आत्म संयम विकसित होता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद, इनके क्या नैतिक मूल्य हैं या नैतिक दर्शन के बारे में क्या इन्होंने कहा है? नैतिकता का मूल उद्देश्य आत्मा की उन्नति और चरित्र निर्माण है। तो नैतिकता पर क्यों चलना चाहिए? नैतिकता का लक्ष्य क्या बताया इन्होंने? आत्मा की उन्नति होना और चरित्र का निर्माण होना। और अगर बेहतर चरित्र रहेगा, अच्छा चरित्र रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति प्रशासन में लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में देश को, संविधान के जो हमारे पवित्र लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति में काफ़ी मददगार होगा। सेवा को मानवता का सर्वोच्च धर्म बताया है। तो सेवा को अगर सर्वोच्च धर्म बताया है, अगर सेवा को, मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म मानकर अगर प्रशासक चले तो निश्चित रूप से लोगों का भला हो पाएगा। जो अंतिम सीढ़ी पर खड़ा व्यक्ति है, जरूरतमंद है, उसकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी, तभी संविधान का लक्ष्य, इस देश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। तो जीव सेवा ही शिव सेवा है, ऐसा किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। युवा प्रशासकों में आत्मबल, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा। इसीलिए इनको युवाओं का मार्गदर्शक, युवाओं का प्रदर्शक, युवाओं का प्रेरक कहा जाता है। तो आत्मबल, कर्तव्यनिष्ठा अर्थात कर्म के प्रति इन्होंने क्या कहा है? कर्म ही जीवन है। तो कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो की अवधारणा और कर्तव्यनिष्ठ रहो और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा, ये इनके दर्शन में हमको स्वामी विवेकानंद के मिलती है। ये सब पूरा निचोड़ है, इन सब पॉइंट्स को लिख देंगे बस, उसके बाद आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल वगैरह लिख करके आंसर लिखेंगे अपना। महात्मा गांधी की बात करें तो सत्य और अहिंसा नैतिकता के दो मूल स्तंभ हैं। सत्य और अहिंसा नैतिकता के दो मूल स्तंभ हैं। अर्थात किसी को यदि नैतिक जीवन जीना है तो इन दो मूल नैतिक मूल्यों को, नैतिक दर्शन को अपना लेना होगा। क्या क्या? सत्य और अहिंसा को। अगर सत्य और अहिंसा को व्यक्ति अपना ले तो बाकी के जो गुण हैं, बाकी की जो नैतिकताएं हैं, अपने आप वो अपने अंदर आ जाएंगी। अगर दो को विकसित करने का अभ्यास किया जाए, सत्य और अहिंसा को, तो बाकी के नैतिक मूल्य अपने आप विद्यमान हो जाएंगे आप में। महात्मा गांधी का ये सिद्धांत था। इसके अलावा महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं। संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जनहित में उसका उपयोग होना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा संपत्ति के संग्रहण पर ये रोक लगाता है एक प्रकार से, और समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य भी यहाँ से दिखाई पड़ता है। तो साधन और साध्य, ये इससे क्या होता है? प्रशासन में क्या इसका उपयोग है कि व्यक्ति भ्रष्टाचार से बचता है, जितना सैलरी मिल रही है वो पर्याप्त है, उसी में अपना जीवन यापन करे, बाकी अपना जो कर्तव्य है वो सही ढंग से निभाए, भ्रष्टाचार न करे, लोगों की सहायता करे, उसके प्रति प्रेरणा तभी मिलेगी। इस सिद्धांत का ये उपयोग है प्रशासन में। साधन और साध्य दोनों की शुद्धता पर बल इन्होंने दिया है। मतलब कि अगर पवित्र साध्य है, लक्ष्य पवित्र है, तो उसकी प्राप्ति पवित्र साधनों से ही करनी चाहिए। अगर अपवित्र साधनों से लक्ष्य की प्राप्ति की तो वो साध्य जो है अपने आप अपवित्र हो जाता है। तो साध्य और साधन दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। प्रशासक की नैतिकता साधनों में भी दिखे, जैसे कि एनकाउंटर के परिप्रेक्ष्य में इसको देख सकते हैं कि भाई दंड दिलवाना तो ये कर्तव्य है, समाज को भयमुक्त करना ये कर्तव्य है,
पुलिस प्रशासन का, लेकिन इसके ऐसा न करने लगे कि कानूनी जो प्रक्रिया बनाई गई है किसी निर्दोष को दंड न मिले इसके लिए बनाई गई है, उसको अंत तक मौका दिया जाता है। तो कानून अपने हाथ में लेकर ये कहे कि समाज को हमको भयमुक्त करना है इसलिए हमने गोली मार दी, तो इस प्रथा को जन्म नहीं देना, इस प्रथा का विकास नहीं होने देना है। तो साधन पवित्र होना चाहिए, मतलब उसको पकड़िए, जो कानून में निर्धारित है उसी के अनुसार उसे दंड दिलवाइए, न कि खुद ही दंड देने निकल जाइए। तो साधन और साध्य दोनों की शुद्धता पर बल दिया गया है महात्मा गांधी के विचारों में। प्रशासक की नैतिकता साधनों में भी दिखे हिस्सा। इसके अलावा नैतिक पतन क्यों हो रहा है, इसके लिए महात्मा गांधी 7 पापों का सिद्धांत देते हैं। 7 पापों का सिद्धांत देते हैं। कौन कौन? बिना काम के धन, विवेक के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा और सिद्धांत के बिना राजनीति। तो ये सब जैसे बिना श्रम के धन है, ऐसा धन जो बिना श्रम के अर्जित किया जाए वो पाप है। ऐसा धन अर्जित नहीं करना चाहिए। ऐसा धन अर्जित होने से या प्राप्त होने से ही क्या होता है कि पाप बढ़ता है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। तो इसका उल्टा कर दीजिएगा कि इसका उपाय क्या है, तो श्रम के द्वारा धन अर्जित किया जाए इसका। तो 7 पापों का उल्टा अगर कर देंगे तो वही उसका उपाय हो जाएगा। तो नैतिक पतन होने से कैसे बचाया जाए और समाज का नैतिक पतन क्यों हो रहा है, अगर ये प्रश्न पूछे तो महात्मा गांधी के 7 पाप और 7, हालांकि हमने आपको दिया हुआ है PDF में, उसको देख लीजिएगा अच्छे से, तो ये आप उसका वर्णन कर सकते हैं। पाश्चात्य नैतिक विचारकों के विचार देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अरिस्टोटल की बात करें तो इन्होंने वर्च्यू एथिक्स की बात की है, गुण नैतिकता की बात की है। अर्थात नैतिकता का आधार व्यक्तिगत गुण जैसे न्याय, साहस, संयम, इनको इन्होंने बताया है। अरस्तु कहता है गुण नैतिकता के अंतर्गत अगर बात करें कि भाई कार्य स्वयं में नैतिकता नहीं होता है, जो व्यक्ति कर रहा है उस पर निर्भर करता है कि उस कार्य को किस सीमा तक कर रहा है। तो नैतिकता का आधार व्यक्तिगत गुण जैसे न्याय, साहस और संयम है, ये किस लेवल तक हैं, कितने कम हैं, कितने ज़्यादा हैं, इस पर डिपेंड करेगा। तो अगर मध्यम है तो ये उचित होगा, तब नैतिक मूल्य वो कहलाएंगे। कहने का मतलब अरस्तु का यह है। जैसे सद्गुणों का अभ्यास करने के लिए भी इन्होंने कहा, इसीलिए कि सद्गुणों का अभ्यास करने से ही ये चीज़ आएगी। क्योंकि साहस, जैसे हम साहस को ले लीजिए, यहाँ पर साहस दिया है, साहस को ले लीजिए कि मान लीजिए एक सैनिक युद्ध के मैदान में है और अगर अति कर दी उसने साहस दिखाने, साहस एक अच्छा गुण है, नैतिक गुण है और किसी व्यक्ति के अंदर है, लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा है तो क्या करेगा वो खुद तो मरेगा, खुद तो शहीद होगा, बाकी के सैनिकों को भी शहीद करवा देगा। अगर उसने बिना सोचे समझे दुश्मन के बीच छलांग लगा दी, कूद गया मारने के लिए, जैसा कि किसी मूवी में दिखाया गया है, इसको क्या कहेंगे? दुस्साहस कहेंगे, ये नैतिक गुण नहीं कहलाएगा तब। और साहस में कमी भी सही नहीं है। जैसे डर के मारे अगर युद्ध भूमि से भाग जाए तो उसको कायरता कहेंगे। तो बीच का मार्ग क्या होगा कि वह अपनी क्षमता के अनुसार और जो दल है उसके साथ मिल करके जो रणनीति बनाई गई है, एक ऑपरेशन की रणनीति होती है, उसके अनुसार आगे बढ़े, तो ये साहस होगा जो कि नैतिक होगा। तो अरस्तु कहता है कि मध्य का इस सद्गुण जो है वही नैतिक व्यवहार है। मध्य का सद्गुण हो, लेकिन मध्य का हो, अति न हो, न तो जरूरत से कम हो, न तो जरूरत से ज़्यादा हो। अब आप समझ गए होंगे, जिसको गोल्डन मीन का सिद्धांत भी इन्होंने कहा है। ठीक है, स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत कहा है। हर गुण 2 अतियों के बीच का संतुलन होता है। जैसे उदारता को ले लीजिए, बहुत ज़्यादा उदार है, जो आ रहा है उसको धन बांटे जा रहे हैं, घर अपना कोष पूरा खाली कर दे रहे हैं और घर में सब भूखे मर रहे हैं, तो फिजूल खर्ची इसके अंतर्गत आ जाएगी। अति करेंगे, अगर आपके अंदर अति है उदारता की, आप फिजूल खर्ची करेंगे, और अगर बहुत कम है तो आप कंजूसी करेंगे, जरूरतमंद की मदद ही नहीं करेंगे। तो नैतिक क्या होगा? जब आप संतुलित दान करें। ठीक इसी तरीके से सच्चाई या सत्य जिसको कहते हैं, जरूरत से ज़्यादा
मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर स्पष्ट आप बोल रहे हैं, सामने ही व्यक्ति को उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं, ऐसा बोल दे रहे हैं कि जाकर आत्महत्या कर ले, तो ये भी सही नहीं है। और न्यूनता क्या होगी कि पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। तो आपको क्या बोलना है? यथा योग्य सत्य, ऐसा सत्य जो आवश्यक हो बोलना, बस उतना ही बोलिए, तब वो नैतिक हो जाएगा। आत्म संयम की बात भी कही जाती है कि वो भी, संयम भी एक सद्गुण होता है। लेकिन ये नैतिक मूल्य कब होगा? जब संयम की अति न हो, मतलब इतना संयम आप रख रहे हो, आत्म संयम की विलासी हो जा रहे हो, अति हो जा रही है। और दूसरा क्या है कि अगर न्यून रहेगा तो फिर आप तपस्या में लीन हो जाओगे। तो तपस्या भी नहीं सही है और विलासिता भी नहीं सही है, तो बीच में संतुलित जीवन जीना है, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा वाला। तो आप अब समझ गए होंगे कि अरस्तु क्या कहना चाह रहे हैं। उद्देश्य क्या है? यूडेमोनिया, सर्वोत्तम जीवन की प्राप्ति नैतिक आचरण के द्वारा, ये उद्देश्य है। और नैतिक मूल्य को अपने अंदर लाने के लिए व्यक्ति को लगातार अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? गोल्डन मीन सिद्धांत का अभ्यास करना है, अर्थात अति से बचना है। ठीक है, हर गुण दो अतियों के बीच का संतुलन है। इस तरह से प्रश्न भी पूछ सकता है। अब आपको समझ में भी आ गया होगा तो आप कर लेंगे। इमैनुअल कांट के सिद्धांत को देखें दोस्तों, तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स नैतिकता परिणाम पर नहीं कर्तव्य पर आधारित होती है। कांट कहते हैं कि ड्यूटी महत्वपूर्ण है, न कि परिणाम, रिजल्ट। रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम उसका आकलन अगर नैतिकता के आधार पर करेंगे, नैतिक है कि अनैतिक है, तो उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य, उसका कार्य जो था वो नैतिक था कि नहीं, इससे हम निर्धारण करेंगे। जैसे कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है और बॉलिंग के दौरान या फिर एक गेंद के दौरान बैटर ने गेंद को मारा और रन लेते वक्त वो गिर पड़ा, बॉलर के हाथ में गेंद आ गई और उसने आउट कर दिया। तो आउट होना यहाँ पर तो परिणाम अच्छा आया, लेकिन कार्य अनैतिक था, क्योंकि वो गिर गया था, उससे लड़कर गिर गया था। जो भी कारण रहा हो, एक गिरा हुआ व्यक्ति है और यहाँ पर आपने उसको मौका पाकर आउट कर दिया, तो ये अनैतिक है, ये अनैतिक है, इमैनुअल कांट ने कहा। तो नैतिक अगर कार्य होगा तो परिणाम अच्छा है चाहे बुरा है, वो नैतिक ही कहलाएगा। ठीक, तो नैतिकता परिणाम पर नहीं कर्तव्य पर आधारित होनी चाहिए, उनका कहना था। इसी के बाद ठीक इसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कैटेगोरिकल इम्परेटिव का सिद्धांत दिया। कैटेगोरिकल इम्परेटिव का सिद्धांत दिया। ये क्या है? ये कांट का केंद्रीय सिद्धांत है, अनिवार्य आदेश का सिद्धांत, कैटेगोरिकल इम्परेटिव का सिद्धांत। कांट कहते हैं भाई कि ऐसा कार्य करो जो हर कोई यूनिवर्सल लॉ के रूप में कर सके, मतलब ऐसा कार्य करना चाहिए जो यूनिवर्सली पूरे विश्व में जो अपनाया जा सके, तभी वो नैतिक है। इसके लिए विभिन्न उदाहरण भी इन्होंने दिया और इन्होंने जवाब भी दिया उनका, जिसमें एक विवादित भी रहता है, जिसकी लास्ट में हम चर्चा करेंगे। इसी में इन्होंने इस चीज़ को जोड़ा कि मानव को साधन नहीं साध्य मानना चाहिए। जैसे किस चीज़ को हम अपना नहीं सकते? मान लीजिए झूठ बोलना। अब झूठ बोलकर किसी से आप पैसा ले रहे हो, ठीक, कि हमको पैसा दे दो, हमको ज़रूरत है, वापस कर देंगे, जबकि आपको ये पता है कि आप वापस नहीं करोगे। तो क्या इसको यूनिवर्सल लॉ के रूप में अपनाया जा सकता है? क्या ये सही है? तो ये गलत है। परिणाम आपको पॉजिटिव दे रहा है कि आपको पैसे मिल जा रहे हैं, लेकिन नैतिक नहीं था आपका जो कार्य था, जो कर्तव्य आपने किया इसके लिए, वो नैतिक नहीं है। इसको यूनिवर्सल लॉ के रूप में नहीं अपनाया जा सकता, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार ये नैतिक नहीं है। इसी तरीके से मानव को साधन नहीं साध्य मानना चाहिए। ये दूसरा उदाहरण एक प्रकार से है इनका। इसमें क्या है कि मानव को अगर साधन मान लिया जाए, तो आप किसी से दोस्ती केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उससे लाभ होगा, आपको नोट्स दे देगा, आपको मूवी दिखा देगा, आपको फुल्की खिला देगा, चाट खिला देगा, खाना खिला देगा, धन लाभ हो जाएगा उससे। आप किसी से शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उससे दहेज प्राप्त हो जाएगा, और कोई आपका उद्देश्य नहीं है। ये क्या है? साधन के रूप में आप मानव का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या ये सही है? क्या यूनिवर्सली आप चाहोगे कि आपके भी भाई बंधु के साथ ऐसा हो? नहीं चाहोगे। आप चाहोगे आपके साथ भी ऐसा कोई करे? नहीं चाहोगे। तो यूनिवर्सल लॉ के रूप में ये
कार्य भी नहीं अपनाया जा सकता है, इसलिए सार्वभौमिक रूप से इसको अपनाया नहीं जा सकता, इसलिए नैतिक मूल्य नहीं है। ये किसका कहना था? कांट का कहना था। ठीक। लेकिन यहां पे एक विवाद भी है। झूठ बोलना तो अनैतिक है, पहले में हम उदाहरण देख लिया, लेकिन सत्य बोलना क्या हमेशा नैतिक होगा? सत्य बोलना क्या हमेशा नैतिक होगा? आपके पास केस स्टडी भी इसकी आती है। मान लीजिए कोई हत्यारा आ रहा है किसी का पीछा करके, किसी व्यक्ति का पीछा, और जो व्यक्ति आपके घर में छिपा हुआ है वो पूछता है कि वह व्यक्ति कहाँ पर है। अगर आप झूठ बोल देते हो यहाँ पे, ठीक, अगर आप झूठ बोलते हो तो उसकी जान बच जाती है, उस व्यक्ति की जान बच जाती है। तो झूठ, और कांट क्या कहते हैं? कांट उत्तर देते हैं भाई झूठ बोलना हमेशा अनैतिक है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यहाँ परिणाम बहुत ही बुरा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर विवादास्पद ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव जीवन सबसे बड़ी निधि होती है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो हत्यारे को आप वहां पर अगर झूठ बोल देते हो तो अनैतिक नहीं होगा, तो ये अपवादिक रूप से आप लिखोगे, ये अपवाद है। अगर झूठ को हमेशा अनैतिक माना जाए तो यहां पर झूठ बोलना जो है नैतिक हो जाता है, सत्य बोलना अनैतिक हो जाता है, क्योंकि आपके सत्य बोल देने मात्र से उसकी हत्या हो जा रही है, हत्यारा उसकी हत्या कर दे रहा है। फिलहाल हम कांट के विचार पढ़ रहे हैं, तो इनका कहना है कि प्रशासक को नैतिक कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, भले ही परिणाम उसके प्रतिकूल आए। ये कौन कहता है? कांट भाई साहब कहते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल यूटिलिटेरियनिज्म अर्थात उपयोगितावाद इसको कहेंगे, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपुल, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की बात कही है जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत में। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, इनके गुरु जो थे बेंथम, उन्होंने भी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की थी, लेकिन मिल जो है उसके आगे की बात करते हैं। मतलब ये गुणवत्तापूर्ण सुख की बात करते हैं। मतलब कैसा? क्वालिटेटिव सुख की बात करते हैं, मतलब सुख भी हो तो वो भी क्वालिटेटिव हो। समझ रहे हैं ना? तो इस मामले में ये अपने गुरु से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे ज़्यादा सही होगा। नैतिक निर्णय का मूल्यांकन इस आधार पर कि वह अधिकतम लोगों को कितना लाभ दे रहा है। जैसे मान लीजिए झूठ बोलने की अभी हमने ऊपर बात की, तो झूठ बोलना, मान लो आप किसी बीमार व्यक्ति से यह सच छिपा लेते हैं कि उसकी बीमारी बहुत गंभीर है, उसको कैंसर, एड्स आदि है, जिसके पीछे तर्क यह है कि इससे उस पर तनाव नहीं आएगा और वह उसका इलाज हो जाएगा सही से, क्योंकि तनाव से, टेंशन से, ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि मरीज के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है। इसका परिणाम क्या होगा? वह खुश होगा, जिससे इलाज में सकारात्मकता आएगी। अगर इसका एनालिसिस किया जाए इस पूरे केस का दोस्तों, तो यहाँ झूठ बोलने से आपने देखा अधिक सुख उत्पन्न हुआ, और मिल इसको नैतिक मानेगा। मिल के अनुसार, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार यह काम नैतिक है, भले झूठ बोलना हुआ। जबकि इसके पहले कांट का आपने देखा कि वो अनैतिक मानता है झूठ को, लेकिन यहाँ पर मिल जो है इसको नैतिक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर झूठ बोलने से मरीज, उसका परिवार और इलाज करने वाले सभी प्रसन्न हैं। तो केस स्टडी जब ऐसी आएगी जो हमने आपको बताया, हत्यारा ढूंढ रहा है, वहाँ पर आप इन दोनों को मेंशन करिएगा, कांट क्या कहते हैं, मिल क्या कहते हैं। तो मिल वाला यहाँ पर ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहा है, मिल इसको नैतिक बताते हैं। इसी तरीके से धन का दान करना भी एक नैतिकता के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तो एक धनी व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की, मान लीजिए 2-3 करोड़ रुपए की मूर्ति बनवाता है, और इसके विपरीत उसी पैसे से गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाता है। तो पैसा तो वही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन 2 अलग कार्यों में इस्तेमाल हो रहा है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जिस कार्य में है वही कार्य नैतिक है। किसके अनुसार? मिल के अनुसार। तो पहला जो विकल्प है उसमें सीमित लोगों को कलात्मक आनंद मिलेगा, कोई बहुत गुणात्मक आनंद नहीं मिलेगा। यहाँ पर गुण की बात भी हो रही है।
जबकि दूसरे विकल्प में हजारों गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन में उनके सुधार मिलेगा। अर्थात आनंद तो अधिकतम लोगों को मिल ही रहा है, साथ साथ गुणात्मक आनंद भी मिल रहा है। तो मिल के अनुसार जो है ये दूसरा वाला कार्य अर्थात स्कूल और अस्पताल बनवाना अधिक नैतिक है, क्योंकि इसमें अधिकतम लोगों को स्थायी सुख मिल रहा है। तो जब भी दो नैतिक कार्यों में आपको नैतिक दुविधा हो करने में, तो वहाँ देखिए मिल के अनुसार कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख हो रहा है और गुणात्मक सुख। ये दो चीज़ों का आकलन करिए और बताइएगा कि हाँ यह नैतिक है। तो नैतिक निर्णय करने में नैतिक दुविधा की स्थिति में स्टुअर्ट मिल का यह सिद्धांत बहुत कारगर होता है। इसी तरह मीडिया में सेंसरशिप की जब बात आती है तो वहाँ भी आप देखोगे कि वह कैसी न्यूज़ है। वो मीडिया वाला कुछ भी बोलने की अगर आज़ादी कर दे दी जाए मीडिया को, या फिर आजकल सोशल मीडिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी बोल दें, और मान लीजिए बहुसंख्यक समुदाय है या अल्पसंख्यक समुदाय है, अधिकतम लोग हैं, उनको नुकसान जो पहुंचाए, उनके मानसिक अवस्था को जो नुकसान, उनका अपमान करे, तो उसको अगर रोक दिया जाए तो यहाँ पर सेंसरशिप अनैतिक नहीं है, नैतिक है। तो ऐसे में उस स्वतंत्रता को अगर सीमित कर दिया जाता है तो उचित होगा, क्योंकि इससे समाज में अधिकतम लोगों की भलाई हो रही है। अधिकतम लोग ऐसे क्षोभ से, ऐसे अपमान से बच जाते हैं। तो इसका आकलन आप इस तरीके से करोगे। बेंथम का देखते हैं, इसके ऊपर मिल जो इनके चेले थे उनका हमने देखा। बेंथम की सबसे बड़ी इनके सिद्धांत की खास बात थी दोस्तों, ये सुख और दुख, प्लीजर और पेन को इन्होंने मापने योग्य बताया है कि ये इनका मापन किया जा सकता है, और जितना ज़्यादा मात्रा में सुख मिल रहा है उसको उतना ही नैतिक इन्होंने बताया है। इन्होंने मात्रा की बात की, और जबकि मिल ने, जो इनके चेले हैं, उन्होंने गुणवत्ता की बात की है। ठीक, तो इन्होंने, बेंथम ने सुख और दुख को मापने योग्य माना और एक हेडोनिक कैलकुलस का सुझाव दिया। किस तरह का एक कैलकुलस क्रिएट होना चाहिए। तो जेरेमी बेंथम, इनका भी उपयोगितावाद का सिद्धांत है, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की बात ये भी करते हैं, लेकिन अधिकतम सुख का गणितीय मूल्यांकन करने पर इनका यह सिद्धांत आधारित है। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम लोगों का अधिकतम मात्रा में सुख, इसकी बात ये करते हैं। ठीक, तो दोनों की उपयोगितावाद में ये मुख्य अंतर है। जब आप लिखेंगे, मान लीजिए पूछ लिया जाए, तो ये सूक्ष्म अंतर जरूर दिखाएंगे। तो बेंथम भी दो विकल्प अगर आपके पास मौजूद हैं, जैसे केस स्टडी आप करते हो, वहाँ पे कई विकल्प मौजूद रहते हैं। जब दो विकल्पों में आपको, दो श्रेष्ठ विकल्पों में तुलना करना हो, किससे आपको चुनना है, तो बेंथम के अनुसार आपको ये देखना है कि कितने लोगों को, नंबर ऑफ पीपुल्स कितने ज़्यादा हैं सुख प्राप्त करने वाले। जैसे दो विकल्प दे दें कि अकेले आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, ठीक है, तो आपको सुख तो मिल रहा है उसमें, लेकिन आप अकेले हैं, एक व्यक्ति आप ही हैं जिसको सुख मिल रहा है, जबकि 3 ही घंटे का सुख है, ये 3 घंटे में ख़त्म हो जा रहा है। ठीक, और तुरंत मिल रहा है सुख, देखते ही आप आनंदित हो जा रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ये सुख नहीं दे सकता। हालांकि ये दुख भी नहीं दे रहा है आपको, इससे ज़्यादा सुख नहीं दे सकता। आपको जो आनंद आ रहा है 3 घंटे का, तो आनंद आप ले ही रहे हो। प्रभाव क्या हो रहा है इसका, केवल आप सुखी हो रहे हो और कोई तो देख नहीं रहा है। लेकिन आप सोचो, दोस्तों के साथ अगर आप किसी अनाथालय में सेवा कर रहे हो और 3 घंटे की सेवा कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आप तुरंत सेवा कर रहे हो, लेकिन सेवा करके आपको जो आत्मसंतोष मिल रहा है वो दीर्घकालिक है। नेटफ्लिक्स आपने देखा, समाप्त वहाँ से, लेकिन उसके बाद जब आप ये काम कर रहे हो, दूसरा जो कार्य कर रहे हो, उसमें आत्मसंतोष मिल रहा है, दीर्घकालिक आत्मसंतोष मिल रहा है, इसमें भी दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन आपके साथ जो मित्रगण हैं उनको तो खुशी हो ही रही है, प्लस आपने जिसकी सेवा की है अनाथालय में बच्चों की, अन्य लोगों को भी सुख मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस चूँकि ज़्यादा हो जा रही है, इसके आधार पर आप निर्णय लेंगे कि दूसरा वाला, अर्थात दोस्तों के साथ अनाथालय में वॉलंटियरशिप करना, ये ज़्यादा सुख प्रदान कर रहा है, अर्थात ये ज़्यादा नैतिक है।
तो दोनों में अगर कौन सा कार्य किया जाए, बेंथम के अनुसार निर्णय लेना हो तो दूसरा वाला कार्य ज़्यादा नैतिक है। ठीक है, तो बेंथम और उनके चेले का आपने देख लिया। सुकरात अपने नैतिक सिद्धांतों में आत्मा की देखभाल और विवेकशील संवाद की बात करते हैं। नैतिक जीवन जीने के लिए इन दोनों का होना बहुत आवश्यक है, विवेकशील संवाद और आत्मा की देखभाल। अपने आत्मा की देखभाल करने से मतलब है कि आत्म संयम के साथ सारी चीज़ें जो नैतिक हैं, नैतिक जो मूल्य हैं, उनका अभ्यास करना। विवेकशील संवाद का मतलब क्या हुआ कि किसी की बात को कि यह नैतिक है उसको पूरी तरीके से मान नहीं लेना, बल्कि संवाद करना कि नैतिक क्यों है, या कोई चीज़ अगर अनैतिक बता रहा है तो अनैतिक क्यों है, तब निर्णय लेना। विवेकशील संवाद क्या करता है कि एक स्पष्ट और जरूरी निर्देश प्रदान करता है कि हमें किस राह पे चलना चाहिए, उचित क्या है अनुचित क्या है, इसका और ज़्यादा इसमें स्पष्टता लाता है। नैतिकता का स्रोत आत्मज्ञान और नैतिक प्रश्नों की पड़ताल में होता है। जितना आप नैतिक प्रश्नों की पड़ताल करेंगे, साधन साध्यों में आपको अंतर समझ में आएगा और आप उस हिसाब से निर्णय ले सकेंगे। नागरिकता का आदर्श क्या होना चाहिए? सत्य बोलना, न्याय करना और लोकहित में विरोध भी करना। तो जब लोकहित हो तो विरोध भी। विवेकशील संवाद यही तो है कि लोकहित में विरोध भी करना। अगर कोई मान लीजिए पुल बना रहा है और पुल में दोयम दर्जे के मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, आपको पता है कि इससे लोगों का नुकसान होगा, तो वहाँ पे आपका कर्तव्य है कि भले आपका वो अधिकारी है, मंत्री, आप उसका विरोध करिए, किसी न किसी स्तर पे विरोध करिए ताकि ऐसा न होने पाए। ठीक है, नैतिक साहस और ईमानदारी से, अब इसी के ठीक आगे की बात जो आएगी यही आएगी, विसिल ब्लोअर जैसा चरित्र। नैतिक साहस और ईमानदारी से सत्य की रक्षा करना ही सबसे बड़ी नैतिकता है सुकरात के अनुसार। अर्थात कोई भी कार्य हो, वो भले ही आपका कर्तव्य हो, उसको आप तभी करेंगे जब वह पूरी तरीके से नैतिक होगा। आपका उच्च अधिकारी आपसे ऐसा कार्य करने के लिए कहता है जो नैतिक नहीं लग रहा है आपको, तो आपको साहस वहाँ पे दिखाना है, उसका विरोध करना है, अपने दायरे में रहते हुए कर्तव्य पालन के दायरे पर रहते हुए, और ईमानदारी से वहाँ पर पेश अपने आप को करना है और सत्य की रक्षा करनी है। अगर आप ही ईमानदार नहीं रहोगे, अगर आप ईमानदार नहीं रहोगे, आप नैतिक चरित्र के व्यक्ति नहीं रहोगे, इसके पहले आपने कुछ गड़बड़ की होगी, तो आपकी बात कौन मानेगा? तो आपका अगर चरित्र नैतिक है तो लोग डरेंगे भी आपसे वो काम करवाने से, या फिर आपके रहते हुए वो कार्य करने से। दोनों चीज़ें हैं। तो आपको कार्य कारण की खोज में लगातार लगे रहना है, ताकि आप प्रशासन में हैं तो कोई आपके नीचे अनैतिक कार्य तो नहीं कर रहा है। इसीलिए तो ये सब चीज़ें, निरीक्षण, परीक्षण, ये सब लगाया गया है कि कोई अगर इंस्पेक्टर है, उसने किसी को अगर बंदी बनाया है, आप इंस्पेक्शन करने गए हैं, तो उसके कारणों की जांच पड़ताल करें। केवल ये देख कर ना आ जाए कि इसने किसको बंद किया हुआ है, हो सकता है उसने गलत तरीके से गलत व्यक्ति को ले आया हो। तो ये आपका नैतिक मूल्य है कि आप कार्य कारण की खोज करें। ये नैतिक रूप से आपको क्या बनाता है? सक्रिय करता है, सुकरात का सिद्धांत। प्लेटो में आते हैं, जस्ट मैन जस्ट सोसाइटी। समाज की नैतिकता नागरिकों की नैतिकता पर निर्भर होती है। नागरिक नैतिक रहेंगे तभी समाज नैतिक रहेगा, क्योंकि समाज का निर्माण नागरिकों से होता है, न कि नागरिकों का निर्माण समाज से। 3 आत्मगुण होते हैं, बुद्धि, साहस और इच्छा। एक संतुलित व्यक्ति में ये सभी नियंत्रित रहते हैं। तो संतुलित व्यक्ति रहेगा, जो नैतिक व्यक्ति रहेगा, बुद्धि, साहस और इच्छा, ये तीनों संतुलित रूप से, न तो बहुत ज़्यादा तीव्र या अति, न बहुत ज़्यादा कम, संतुलित रूप से रहेंगे। फिलोसोफर किंग सिद्धांत भी इन्होंने दिया, राज्य का नेतृत्व ज्ञानवान और नैतिक व्यक्ति करे। फिलोसोफर किंग सिद्धांत है किसका? प्लेटो। तो राज्य का नेतृत्व जो है, राज्य को चलाने वाले, लोक कल्याणकारी कार्य करने वाले, नियम कानून बनाने वाले, विधि विधान बनाने वाले और उसको लागू करने वाले, ये सभी कैसे होने चाहिए? ज्ञानवान होने चाहिए और नैतिकता से परिपूर्ण होने चाहिए। तभी समाज का पूर्ण लाभ हो सकेगा, अन्यथा समाज क्या होगा? वो पीछे जाएगा, उसका उत्थान न होकर के पतन होगा। प्रशासकों में बुद्धि, इच्छा पर संयम और साहस होना चाहिए। ठीक है, वो तो ऊपर आपने इतना पढ़ ही लिया कि ये सब चीज़ें तो आप डिस्क्राइब कर ही लोगे। जॉन रॉल्स को देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत महत्वपूर्ण है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस।
यह सिद्धांत जो है दोस्तों, थ्योरी ऑफ जस्टिस या जस्टिस एज फेयरनेस, ये मूल सिद्धांत है, इनका कोर आइडिया है जॉन रॉल्स का, और एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान और नीति नियंता जो नियम कानून जो योजनाएं लागू करते हैं उसमें यह सिद्धांत काम करता है। जॉन रॉल कुल मिलाकर ये कहते हैं, कोई समाज न्यायपूर्ण जस्ट तभी कहलाएगा जब हर किसी को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले। ऐसा नहीं कि अंतर हो, असमानता हो, या फिर किसी को ज़्यादा स्वतंत्रता मिले किसी को कम। समान रूप से हर किसी को समान अधिकार स्वतंत्रता मिले। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तब तक वैध हैं जब तक वे सबसे कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम लाभकारी हों। अर्थात यहाँ पर आरक्षण की बात हो जाती है। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तब तक वैध होती हैं जब तक वे सबसे कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम लाभकारी हों। आज की डेट में बहुत सारे गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, अमीरों को नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि समान रूप से वितरण होना चाहिए। तो ये तब तक ही सही है जब तक गरीबों को दिए जा रहे हैं, जरूरतमंदों को दिए जा रहे हैं। जिस दिन अंबानी को दिए जाने लगेंगे तब वो अवैध हो जाएंगे। और सभी को समान अवसर मिलना, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, सभी को समान अवसर मिले, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसके लिए अगर भेदभाव भी किया जा रहा है युक्त रूप से आरक्षण दे करके, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हों, चाहे फिर SC ST OBC जो पहले से मिलता आ रहा है, महिला, कमजोर वर्ग या फिर दिव्यांगजनों को आरक्षण मिलता है, ये सभी जरूरी हैं, वैध हैं, भले ही असमान व्यवहार किया जा रहा है इस चीज को लेकर के। तो यह सिद्धांत कुल मिला के ओरिजिनल पोजीशन या फिर वेल ऑफ इग्नोरेंस, नीति बनाते समय कोई नहीं जानता कि वह समाज में किस स्थिति में होगा, इस पर आधारित है। ठीक है, तो न्याय तब तय करना सही होता है जब आप यह न जानते हो कि आप समाज में अमीर होंगे या गरीब होंगे। ठीक, ऐसे में जब आप तय करेंगे न्याय, तभी वास्तविक रूप से जस्टिस आप कर पाएंगे। अन्यथा अमीर होंगे तो अमीरों की दृष्टि से देखेंगे, गरीब होंगे तो केवल गरीबों की दृष्टि से देखेंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे आप। तो इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए थियरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस, इन्होंने दिया है। इसको कुछ उदाहरणों से हम देखेंगे, वेल ऑफ इग्नोरेंस को। जैसे आप गरीब तबके में जन्म ले रहे हैं या SC ST में जन्म ले रहे हैं, तो आपकी यह सोच होगी, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात अगर आप देखो तो आपकी यह सोच, आप चाहोगे कि आपको आरक्षण जैसी सुविधा मिले आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आप अमीर वर्ग में आपकी सोच है तो आपको पता है कि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप तो मालिक हो गए एक कंपनी के, और फिर आपको 1000 लोग जो है आपकी पूजा करने वाले, आपके आगे पीछे चलने वाले होंगे। तो यहाँ पे जो आप रूल बनाओगे ना, तो आप ये सोच के बनाओगे कि कैसा बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस के लिए आर्थिक जो नीतियाँ हुई वो कैसे होनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस प्लान्स कैसे बनने चाहिए, ठीक, टैक्स के प्लान कैसे बनने चाहिए, शेयर बाजार में किस तरह के नियम कानून होने चाहिए, ये सोचोगे। तो जो जिस तरीके की स्थिति में होता है उसी तरह के न्याय की उसको डिमांड रहती है। ठीक है, तो यदि रॉल्स के अनुसार देखें तो आरक्षण का जो सिद्धांत है वो न्यायपूर्ण है, क्योंकि यह समाज में न्यूनतम स्थिति वाले जो वर्ग हैं, जो हाशिए पे पड़े वर्ग हैं, उनको बेहतर बनाने में सहायक होता है। इसी तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात हम करते हैं। सरकार सभी नागरिकों को समान और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देती है। तो ये क्या है, यह रॉल्स की जस्टिस एज फेयरनेस के अनुरूप है। ठीक, लेकिन अगर हम प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें वर्तमान में, तो जो धनी बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि गरीब बच्चे कमज़ोर जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नीति गलत है, यह फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का उल्लंघन है, शिक्षा का समान अवसर नहीं है रॉल के अनुसार। इससे क्या होगा, प्रतिभाशाली लेकिन जो गरीब बच्चा है वो पीछे रह जाएगा। तो शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार सुधारना होगा कि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके, भले ही उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसके लिए उनको कुछ मदद मिल सके, ऐसा नियम बनाना होगा। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस अगर पूछा जाए क्या है, निर्णय ऐसे करो जैसे तुम्हें न पता हो कि तुम्हारा समाज में स्थान क्या होगा, अमीर होगे, गरीब होगे या फिर बीमार होगे, कुछ पता न हो।
और इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल क्या होगा? सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले। फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर मिले विशेष अधिकार के बिना। ये सब किसके प्रिंसिपल्स हैं? जॉन रॉल्स के हैं, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एथिक्स के पेपर में आपको इस सिद्धांत को तो लिखना ही लिखना होगा।